दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अंशु नैथानी और हम मिल रहे हैं पब्लिक इंडिया के मंच पर। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की, राहुल गांधी होने के मायने की और भारतीय राजनीतिक परिदृश्य और परिप्रेक्ष्य में जो विपक्ष की राजनीति है, उसे जिस तरह अप्रासंगिक बनाने की कोशिश की गई, जिस तरह से अलोकतांत्रिक व्यवहार में विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की गई, उसमें किस तरह राहुल गांधी ने न सिर्फ विपक्ष को जिंदा रखा, बल्कि इस सत्ता प्रतिष्ठान को भी एक तरीके से झुकने पर मजबूर किया। लेकिन क्या वाकई उनका ये सफर वहां तक पहुंच गया है जहां तक उन्हें पहुंचना चाहिए, या बहुत सी चुनौतियां उनके सामने हैं? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी हैं। आज आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत पहला शुक्रिया। सवाल यही जी यही सवाल मेरा यही है, राहुल गांधी ने जब कांग्रेस की कमान संभाली तो वो सबसे कमजोर दौर में थी, और जब वो नेता विपक्ष बने तो ऐसा समय था जो सबसे कठिन था, सबसे अलोकतांत्रिक समय था, जब विपक्ष की आवाजों को दबाया जा रहा था, खत्म किया जा रहा था, और एक तरीके से ये वो विपक्ष नहीं था जो बीजेपी को मिला था। किस तरह से उनकी इस पूरी यात्रा का आकलन करेंगे और वो अब कहां तक पहुंच गए हैं? क्या ब्रांड मोदी के सामने एक ब्रांड राहुल पूरी तरह से खड़ा हो चुका है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, राहुल गांधी में बात करने के पहले दरअसल मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने किताब राहुल गांधी के ऊपर लिखी है, और उसमें एक सेंटेंस जो मुझे बहुत याद रहता है, वो सेंटेंस अंग्रेजी में था, जिसका कहने का मतलब ये था कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिकम राहुल गांधी, इट्स वेरी इजी टू बी नरेंद्र मोदी। और इस बात को समझने के लिए दरअसल जरूरी इस बात को लेकर है कि दरअसल राहुल गांधी के नाम के आगे जो गांधी शब्द लगा हुआ है, उसकी वजह से राहुल गांधी को कितनी दिक्कतें, कितनी कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो पहली बात तो ये कि जब उनके नाम के आगे गांधी लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी विरासत के वो के उत्तराधिकारी हैं, कि जब भी वो कुछ करेंगे लोग कहेंगे अरे तो नेहरू का वो है, इंदिरा गांधी का पोता है, फिरोज गांधी है, राजीव गांधी है, सोनिया गांधी है। तो इतनी सारी लंबी चौड़ी विरासत है और हमेशा उनकी तुलना उसी से होगी। अब ये बिल्कुल उसी जैसी बात है जैसे कि किसी बहुत बड़े फिल्मकार का कोई बेटा हो, तो वो बहुत अच्छा कर भी रहा हो, तब भी लोग कहेंगे अरे देखिए ये तो, उसमें वो बात नहीं। तो पहली दिक्कत उनकी है। दूसरी दिक्कत इस बात को लेकर ये कि जब वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, उस वक्त कांग्रेस पार्टी अपने पूरी यात्रा के दौरान सबसे कमजोर स्तर पे थी। 44 सीटें, मतलब कांग्रेस पार्टी कभी सोच भी नहीं सकती थी कि 44 सीटें उसको इस देश के अंदर आ सकती हैं। दूसरा ये था। तीसरा, उस वक्त कांग्रेस पार्टी के सामने एक वैचारिक संकट खड़ा हो रहा था। वैचारिक संकट इसलिए खड़ा हो रहा था कि जो पार्टी केंद्र के अंदर थी वो आरएसएस की विचारधारा थी, हिंदुत्व की विचारधारा थी, और एक बड़ा संकट देश के अंदर था कि भाई हिंदुत्व से निपटा कैसे जाए। अगर आप हिंदुत्व पर अटैक करते हैं तो ये मान लिया जाएगा आप हिंदू विरोधी हैं, या फिर अगर आप उनके धर्म आधारित राजनीति पर हमला करेंगे तो आपको धर्म विरोधी बता दिया जाएगा। तो शुरुआत में सारी राजनीतिक पार्टियां और खुद राहुल गांधी इस संकट से जूझते हुए दिखाई पड़े थे। इसलिए आपको याद होगा कि फिर ये डिबेट हो रही थी क्या मुसलमानों के मुद्दे पर उनके साथ खड़ा हुआ जाए, नहीं खड़ा हुआ जाए। तो ये तीसरा बहुत बड़ा संकट था। चौथा संकट इस बात को लेकर था कि आरएसएस के इतिहास में जो सबसे ज्यादा जो संघ की विचारधारा से पूरी तरीके से परफेक्ट प्रोडक्ट था, उनका नाम था नरेंद्र मोदी, और वो बहुमत के साथ केंद्र के अंदर थे, जिनके अंदर अथॉरिटेरियन स्ट्रीक्स है। अगर इन चार चीजों को जब तक मिला के हम समझेंगे नहीं, तब तक राहुल गांधी के राइज को भी नहीं समझ सकते, ना तो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को समझ सकते। जो बदली हुई परिस्थितियां थी, उन बदली हुई परिस्थितियों में राहुल गांधी के रोल को समझना बहुत जरूरी। उस संदर्भ में मेरा यह मानना यह है कि राहुल गांधी ने शुरू में स्ट्रगल किया, काफी स्ट्रगल किया, कुछ कामयाबियां भी हासिल की। जैसे 2019 के चुनाव के पहले आप देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में उन्होंने कांग्रेस पार्टी तीनों राज्य जीती। गुजरात के अंदर उन्होंने बीजेपी को बहुत कमजोर दिखाया। कर्नाटक के अंदर उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई और बीजेपी की सरकार बनाने से रोका। लेकिन इस बीच जो एक आतंकवादी घटना हुई पुलवामा में, और उसके बाद चुनाव हुए, तो भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज्यादा सीटें मिली, और फिर यह हुआ कि राहुल गांधी बुरी तरीके से फेल हो गए। और राहुल गांधी ने कहा कि मैं पार्टी अध्यक्ष था, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, और अब आप लोग नया अध्यक्ष चुन लीजिए। पार्टी ने 1.5 साल उसमें लगा दिए। और ये वो दौर था जब राहुल गांधी को लगातार पप्पू बताने की कोशिश की जा रही थी, और कामयाबी के साथ उनको पप्पू बता दिया गया था। आप किसी भी डिस्कोर्स में हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, कोई भी राहुल गांधी को बहुत गंभीर या पढ़ा लिखा नेता मानने से इनकार करता था। और फिर इस बीच में जब उन्होंने भारत यात्रा की, एक नहीं 2 यात्रा की, वहां से राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में, राहुल गांधी के प्रति जो लोगों की सोच थी, उसमें एक जबरदस्त बदलाव देखने को मिला।
शुरू शुरू में सोशल मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी की भारत यात्रा को बहुत ज्यादा डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की, डिफेम करने की कोशिश की। और भारत का जो मेन स्ट्रीम टीवी चैनल से उसने पूरी तरीके से राहुल गांधी का बाइकआउट कर दिया। सिर्फ उन्हीं खबरों को लेकर चलते थे जिस खबरों से राहुल गांधी डिस्क्रेडिट होते थे। लेकिन वहां से राहुल गांधी का इमर्जेंस शुरू होता है और फिर 2024 के चुनाव के पहले जिस तरीके से उन्होंने संविधान बचाओ का मुद्दा खड़ा किया, दलितों को जोड़ने की कोशिश की, कास्ट सेंसस की बातचीत की और भारतीय जनता पार्टी 240 पर आकर टिकी। और फिर जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं, तो जब लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं तो राहुल गांधी का एक नया जन्म होता है, एक बहुत ही एग्रेसिव लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे जो लगातार सरकार की आंखों में आंखें डाल करके बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है राहुल गांधी की जर्नी को फॉलो करना और समझना कि आज राहुल गांधी जिस मकाम पर हैं, वो किसी ने उनको पार्टी का अध्यक्ष पद जरूर मिल गया गांधी होने की वजह से, लेकिन आज जो स्थिति है वो उनको किसी ने भीख में नहीं दी है, उन्होंने उसको अर्न किया है। और ये बात हम सब लोगों को समझनी चाहिए। या कारण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे राहुल गांधी हो, 4 सेंटेंस बोलते हैं और 2 सेंटेंस राहुल गांधी पर हमला होता है, तो वो राहुल गांधी होने का अर्थ भी समझते हैं और इसीलिए लगातार उनके ऊपर हमले करते हैं। जी सर, यानी कि आप मानेंगे कि उनकी यात्रा में टर्निंग पॉइंट था भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद से चीजें बदलनी शुरू हुई। बात केवल ये नहीं है कि उनको पप्पू कहने की बात हुई, बात ये भी है कि जो इंडिया अलायंस और जो विपक्ष गठबंधन था उसको भी बहुत लंबा समय लगा उनको स्वीकार्यता देने में कि उनको अपना एज ए लीडर स्वीकार किया जाए, और उसको लेकर भी एक बहुत बड़ी जद्दोजहद हुई। और इसके अलावा देश में भी अपने आप को एक विकल्प के रूप में स्वीकार्यता बनाने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया और वो पूरे देश के लोगों से मिले जुड़े एक बिल्कुल एक आम नागरिक की तरह। तो ये एक संघर्ष उनका अलग लेवल पर था। लेकिन जिस तरह की वो पॉलिटिक्स करते हैं, कई लोग कहते हैं काफी अग्रेसिव रहते हैं, नरेंद्र मोदी के साथ जिस तरह से तू तड़ाक की भाषा का वो प्रयोग करते हैं, एक नए भाषा को उन्होंने गढ़ा है, नए एक विपक्ष के तेवर को उन्होंने दिखाया है। उनकी इस भाषा की पॉलिटिक्स को और इस अग्रेसिव पॉलिटिक्स को आप किस तरह रीड करते हैं? देखिए, जो लोग कहते हैं राहुल गांधी तू तड़ाक करके बात करते हैं, मुझे लगता है कि उनके ऊपर हंसना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर, क्योंकि वो शायद भारतीय जनता पार्टी की भाषा पर ध्यान ही नहीं देना चाहते, या वो फिर भारतीय जनता पार्टी का जो नैरेटिव है या भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपेगेंडा है उससे प्रभावित होकर कोई बात कहते हैं। मुझे तो लगता है कि इस देश के अंदर अगर किसी एक नेता को सबसे ज्यादा गाली दी गई है, उनकी मां को गाली दी गई, उनके पूरे खानदान को गाली दी गई, नेहरू गांधी परिवार को गाली दी गई, जवाहरलाल नेहरू जैसे इस देश के एक कर्णधार को गाली दी गई ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, सोचिए। और वैसे में अपना संयम बरकरार रख पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। आप कोई मेरी माँ को गाली देगा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा उसको। आपने राहुल गांधी की माँ को क्या बोला था? जर्सी काऊ। हाउ डेयर यू। इस पे चर्चा नहीं होती। आप किसी की माँ को, आप ये मेरी माँ को कोई बोलेगा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा उसको, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। आपने राहुल गांधी को क्या बोला था? हाइब्रिड बच्चा। ये कौन सी संस्कार है? ये निकलता, ये संस्कार आता कहां से है? क्या आरएसएस की शाखा में यही सब सिखाया जाता है इन लोगों को? आप जब छात्र आंदोलन करते तो आप क्या कहते हैं? ये तो दहशतगर्दों की बी टीम है। ये जब आप पार्टी के अध्यक्ष क्या कहते हैं? तो वायरस है, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। एक वो केरला के आरएसएस के आदमी है, टीजी मोहनदास, वो कहते हैं मैं तो होता तो गोली चलवा देता वहां पे। आरएसएस के नंबर 3 के नेता अतुल्यमय कहते हैं ये तो एंटी नेशनल है। और उनके एक सांसद हैं जो कहती हैं ये तो जनगटर है, दूसरा कहता है तो पंचर। ये भाषा कहां से आती है? ये भाषा का संस्कार हम तो अपने बच्चों को नहीं देते अपने घरों के अंदर। क्या आप अपने बच्चे को कहेंगे कि वो जनगटर, टायर, पंचर बनाने वाला ये सीखे, वो ये बोले? वो हमारे घर में अगर बच्चा कोई बोले मैं तो उसकी क्लास ले लूंगा। लेकिन ये सार्वजनिक जीवन में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा और बहुत मजबूती के साथ हो रहा। लोगों को कपड़े से पहचान लिया जाता। आप सोचिए, बटेंगे तो कटेंगे जैसी भाषा का इस्तेमाल, ब्रेजेनली जो कम्युनल लैंग्वेज है अपने आप में। तो इसलिए ऐसे लोगों को कम से कम राहुल गांधी की भाषा पे सवाल खड़े करने का कोई अधिकार नहीं है। आप खुद अपनी भाषा को सुधारिए और तब आप बोलिए। संसद के अंदर खड़े होकर अगर लोग राहुल गांधी को अबोध बच्चा कहेंगे और उनके नेहरू को अगर अय्याश शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा,
तो माफ करिएगा, हमें आपसे भाषा सीखने की जरूरत नहीं है, ना इस देश को ऐसे लोगों से भाषा सीखने की जरूरत। ये जो भाषिक संस्कृति जो लोग लेकर आए हैं, ये इस देश का बंटाधार कर रही है। जो हमारी आज का विमर्श है उसका बंटाधार हो रहा है। तो इसलिए जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि राहुल गांधी को तू तड़ाक नहीं करना चाहिए, मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। सबसे पहले आप अपना घर संभालिए, सबसे पहले अपनी भाषा को संभालिए, सबसे पहले अपनी जुबान को संभालिए, और तब आप बात करिए, तब मैं मानूंगा। दूसरी बात, जो राहुल गांधी के अंदर जो एग्रेशन है, वो एक ऐसे पार्टी और एक ऐसे नेता के सामने बात कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा एग्रेसिव है, जो साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करती है। वो संसद के अंदर और संसद के बाहर वो कोई एक कोना भी छोड़ना नहीं चाहती। अगर आप उसके सामने, अगर आप वीक बन के रहेंगे, जो ओल्ड स्टाइल पॉलिटिक्स करेंगे, तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, यू विल बी फिनिश्ड। और मैं तो 4.5 साल पॉलिटिक्स में रहा हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि इन लोगों से निपटने के लिए या इस विचारधारा से निपटने के लिए आप चुपचाप बैठ नहीं सकते, आपको उन्हीं की भाषा में, उनकी आंखों में आंखें डाल करके बात करनी पड़ेगी। तो और इन सब चीजों को समझने में राहुल गांधी को वक्त लगा, और राहुल गांधी की अपनी कमियां हैं, नाकामियां हैं, मैं उनसे पूरी तरीके से वाकिफ हूं। जब पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे थी तो राहुल गांधी सोशल मीडिया पे नहीं थे भाई, किसने उनको सलाह दी? आप 2016 के आसपास आप ट्विटर पे आते हैं, अब उसका इस्तेमाल वो कर रहे हैं। लेकिन अच्छी चीज क्या है कि ही इज अ फास्ट लर्नर, और इतने हमले के बाद भी उन्होंने जमीन नहीं छोड़ी। और एक बात पे मैं पूरी तरीके से कन्विंस हूं कि राहुल गांधी की, नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस की जो पूरी पॉलिटिक्स है, उसकी डायग्नोसिस उनकी 100% सही है। उस डायग्नोसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी हमारे विपक्ष के तमाम बड़े नेता, राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, तो खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारे नेता, वो उनकी डायग्नोसिस सही नहीं है। अब आप और इनकी डायग्नोसिस सही कैसे? ममता बनर्जी तो बीजेपी के साथ रह चुके हैं, स्टालिन भी बीजेपी के साथ रह चुके हैं, शिवसेना के उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ रह चुके हैं। एक जमाना था जब मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा जाता था वो बीजेपी के साथ अंदर बाहर उनकी साठगांठ होती रहती थी। चाहे आप अकाली दल को ले लीजिए, या फिर लोकदल को ले लीजिए, या नवीन पटनायक को ले लीजिए, ऐसा कौन नेता है, या जेएमएम को भी ले लीजिए, ऐसा कौन नेता है, ऐसी कौन सी पार्टी जिसने बीजेपी के साथ हाथ में मिलाया हो? यहां तक कि पीडीपी जो कश्मीर की पार्टी है, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, उसने भी हाथ मिलाया है। अकेली जो पार्टी है जिसने कभी बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाया, वो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी में भी आप कह दीजिए राहुल गांधी आज की तारीख में। और दूसरी पार्टी आरजेडी, लालू यादव ने कभी समझौता नहीं किया बीजेपी के साथ, उनको उसको कीमत चुकानी पड़ी, जेल में रहना पड़ा। तो उनकी डायग्नोसिस सही है। उस डायग्नोसिस से लड़ने के लिए आपको बहुत सब्र भी रखना पड़ेगा, और वो आसान भी नहीं है। दुनिया के दो बहुत ही समृद्धशाली धन कुबेर इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। पूरा मीडिया इनके कब्जे में डरा हुआ है, सहमा हुआ है। आपके पास दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है, ईडी, सीबीआई, पुलिस, इनकम टैक्स, पूरा एक सारी एजेंसीज विपक्ष के पीछे लगी हुई है। राजनीतिक पार्टियों को पूरी तरीके से न केवल तोड़ा जा रहा बल्कि खत्म किया जा रहा। चुनाव के पहले 2-2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को अरेस्ट किया जाता है, कांग्रेस पार्टी का खाता सीज किया जाता है, राम मंदिर का उद्घाटन होता है चुनावी लाभ लेने के लिए। जब आप ऐसे एडवर्सरी से जब आप लड़ते हैं तो उसके लिए आपको चोटें भी आएंगी, आपको घायल भी होंगे, आपकी छवि भी धूमिल की जाएगी, और आपके बारे में एक नैरेटिव भी बनाया जाएगा। और हमारे देश के अंदर तो ऐसे बहुत तमाम बुद्धिजीवी हैं जो अवसरवादी हैं, जो जिनकी रीढ़ की हड्डी गायब हो चुकी है। वैसे में मेरा मानना है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से इमर्ज किए हैं, वो एक अच्छी कहानी है कम से कम। जो जिन लोगों को भारत के लोकतंत्र में यकीन खत्म होता जा रहा था, उनको लगता है कि नहीं, एक नेता है जो लड़ सकता है, जिनकी आंखों में आंखें डाल करके बात कर सकता है। जी, तो राहुल गांधी ने ही ये तो बात को शुरू की जब उन्होंने कहना शुरू किया कि डरो मत, डरो मत, डरो मत। और वो डरो मत जेनजी में भी प्रतिध्वनित हुआ, और आज पूरे देश में वो गूंज बन के फैला हुआ है, और डर का माहौल खत्म हो गया। और ये क्रेडिट तो हमें राहुल गांधी को देना पड़ेगा, वो शुरू से ही आंख में आंख डालकर देखते रहे। तो वाकई आशुतोष जी, आपको लगता है कि ये सरकार आज राहुल गांधी से बहुत डरी हुई है? जिस तरह से ये कहते हैं बीजेपी और आरएसएस को ये बंच ऑफ जोकर्स हैं, क्लाउन्स हैं, और बताते हैं आरएसएस को भी कि तुम अब वो आरएसएस नहीं हो ओरिजिनल, अब तुम एक स्टेट मशीन के अंदर एक याराना पूंजीवाद के टूल बन चुके हो केवल,
और तुम्हारा एक्सप्रेशन देने में भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो इस तरह की बातें वो जो कर रहे हैं, दो फाड़ मतलब पार्टी में भी करने की कोशिश कर रहे हैं पितृ संस्था के साथ। मतलब ये एक काफी मैं कहूंगी कि बहुत मजबूत उनका एक उभार हो रहा है। आप कैसे इसको रीड करेंगे? देखिए, एक तो ये कि दरअसल जो संघ परिवार का या नरेंद्र मोदी सरकार का जो पूरा खौफ का साम्राज्य था, उसको तो नोच के फेंका है बच्चों ने। मतलब ये तो कमाल है बच्चों ने किया, जो किया वो 7वां आश्चर्य नहीं बल्कि 8वां आश्चर्य है वो, कि एक बच्चा वहां से निकलता है बॉस्टन से और फिर वहां आता है और लोग कहते हैं ये क्या करेगा, मजाक उड़ाते हैं। मेरे जैसे लोगों को लगता है तो फ्लॉप शो है, कुछ नहीं है, और फिर एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इसका मतलब हम लोग भी समाज के अंदर जो आक्रोश, जो गुस्सा पनप रहा था, उसको समझ नहीं पा रहे थे। हम लोग की भी बहुत बड़ी गलती, हम लोग नहीं समझ पा रहे थे उस बारे में, और अचानक ऐसी भीड़ इकट्ठा हो गई। उन बच्चों ने ऐसा मजाक उड़ा दिया, ऐसा मजाक उड़ाया कि आज उन प्रधानमंत्री को, जिनको लोग बोलने से डरते थे, जिनके खिलाफ एक शब्द नहीं कहते थे, आज खुलेआम उनका बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं। और आप सोशल मीडिया तो भरा हुआ है उन तमाम चीजों। मैं गाली गलौज का समर्थक नहीं हूं, ना मैं गाली गलौज को उचित मानता हूं सार्वजनिक जीवन में। व्यक्तिगत जीवन में चलता रहता है ये सारी चीजें, लेकिन सार्वजनिक जीवन में मैं उसको पूरी तरीके से गलत मानता हूं। लेकिन ये इस बात का प्रमाण है कि लोगों के अंदर कितना गुस्सा था, बच्चों में कितना गुस्सा था, और जब वो निकला तो कितने तरीके से निकला वो। इसका मतलब ये है कि जब प्रधानमंत्री जी की जो छवि थी, वो छवि पूरी तरीके से धूमिल हो गई है। अब तो ये कमाल बच्चों का है। राहुल गांधी उस जमीन को खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे जिसमें उनको कामयाबी उतनी नहीं मिल पा रही थी जितनी मिलनी चाहिए थी। पेपर लीक का सवाल सबसे पहले उन्होंने खड़ा किया, कोटा वो गए थे, लेकिन जिस तरीके का समर्थन मिलना चाहिए था उस तरीके का समर्थन नहीं मिल रहा था। बच्चों ने कम से कम उस जमीन को पूरी तरीके से खोद दिया है। अब वो जमीन उर्वर हो गई है, जो विरोध की जमीन थी वो उर्वर हो गई। अब ये राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी है कि वो यहां से इस आंदोलन को कैसे आगे लेके जा पाते हैं। इसलिए अब जो काम कॉकरोच जनता पार्टी को करना था वो उन्होंने कर दिया है। अब उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद करना थोड़ा सा हमारे ख्याल से बेईमानी होगी इनके साथ। लेकिन उसका एक दूसरा प्रमाण भी मिल गया, जब बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने अपनी मूर्खता में जब नालसा यूनिवर्सिटी के लोगों से कहा कि आप इनके खिलाफ जांच करिए और बताइए कौन कौन लोगों का कार्रवाई करिए, और स्टेट बार एसोसिएशन ने कह दिया इनको तो वकालत करने नहीं दिया जाएगा। विद इन 5 आवर्स, 5 घंटे के अंदर हालत खराब हो गई और आज अखबारों में माफी मांगते हुए घूम रहे। तो ये वो डर था। जब खौफ का साम्राज्य खत्म होता है तब अच्छों की हालत खराब हो जाती है। ये वही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन है जो कुछ भी कहते हुए निकल जाते थे, अब नहीं कह सकते। अब लखनऊ के अंदर 2 दिन पहले 100 बच्चों ने सड़क जाम कर दिया। मंत्री महोदय को उनको समझाने में वक्त लग गया। फतेहपुर हो या हमीरपुर हो या हिंदुस्तान का कोई भी कोना, यहाँ बच्चे खड़े हो गए हैं। 100 बच्चे खड़े जाते हैं, बोले नहीं मुझे तो पानी चाहिए, हमारे यहाँ टॉयलेट क्यों नहीं, बाथरूम क्यों नहीं, बिल्डिंग्स क्यों नहीं, टीचर क्यों नहीं पढ़ाने आ रहे। ये बच्चे अब करने लगे हैं। रोज इस तरीके की खबरें, इस तरीके की विजुअल्स आ रही, क्यों हो रहा। तो यहां से जो जमीन है, इस जमीन को राहुल गांधी कैसे आगे लेके जाते हैं, अब उनका कौशल इस पर निर्भर करता है, उनकी राजनीति इस पर निर्भर करती है। लेकिन ये भी मानना कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सरेंडर कर देगी या वो पूरी तरीके से डरी हुई नहीं है। वो डेस्परेट हो रहे हैं, और डेस्परेट हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस तरीके से उनका खौफ या उनका डर या उनका इकबाल या उनका नूर खत्म हो जाएगा। अब वो एक प्रधानमंत्री है, अब एक सत्ताधारी पार्टी है। पहले उसके साथ जो आभा मंडल था वो अब खत्म हो गया है। तो अब आगे की जो राजनीति है वो काफी हद तक अब इस पर निर्भर करेगी कि विपक्ष कैसे इसको आगे ले जाता है और सत्ता पक्ष कैसे रिएक्ट करता है, क्या भूल सुधार करने के लिए तैयार है या नहीं। सर, एक सवाल जो हालांकि मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ा प्रश्न है और कोई प्रासंगिक भी नहीं है, चूंकि चर्चा होती है इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि घर में ही एक प्रतिद्वंदिता, एक कंपटीशन पेश करने की कोशिश की जाती है कि प्रियंका गांधी है, ज्यादा आर्टिकुलेट हैं, ज्यादा अच्छे से उनको हिंदी बोलना आता है, वो विपक्ष जो है सत्ता पक्ष के साथ बैठ के चाय भी हंस के पी सकती है और उतने ही वो सशक्त तरीके से अपनी बात भी रख सकती हैं, अपनी चीजों को कह भी सकती है। राहुल गांधी में कहने की कोशिश की जाती है कि वो अग्रेसिव हैं, थोड़े नासमझ हैं, उनमें वो परिपक्वता नहीं है जो उनकी बहन में है। मैं चाहती हूँ कि आज इस मसले को आप खत्म करें, क्योंकि राहुल गांधी ने चीजों को जहां पहुंचाया है उसमें वो उनके अकेले का संघर्ष है।
शायद प्रियंका गांधी को वो चीजें नहीं झेलनी पड़ी, उनकी सदस्यता नहीं गई, उनका घर नहीं छीना, एक संघर्ष वो चीज है। ये इस तरीके का एक करना देखिए, तुलना कैसा लगता है? कभी कभी इस बारे में हमारे यहाँ उतनी तरीके से चर्चा नहीं हुई, लेकिन एक बात हमें समझनी चाहिए कि सब अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े संकट के समय में नेहरू गांधी परिवार एकजुट रहा। ऐसे समय में घरों में झगड़े हो जाते हैं। आप देखिए लालू यादव के परिवार में क्या हुआ, बड़ा भाई कहीं जा रहा, बहन कहीं जा रही है, वो कोई पिता पे आरोप लगा रहा है, कोई भाई के ऊपर आरोप लगा रहा है। कम से कम ये चीज तो आपने नेहरू गांधी परिवार में नहीं देखी होगी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एकजुट मजबूती के साथ खड़े हैं। वैसे में बार बार ये स्टोरीज प्लांट की जाती है कि भाई प्रियंका गांधी राहुल गांधी से बेहतर हैं, या प्रियंका राहुल में पट नहीं रही, या दोनों के बीच में सत्ता का संघर्ष, ये सब फालतू की बात है, इसका कोई अर्थ नहीं। मुझे लगता है कि ये जो प्रियंका का जो इमरजेंस है, ये कांग्रेस पार्टी की अच्छा है। हर परिवार में ऐसे दो लोग होने चाहिए। एक गुड कॉप बैड कॉप की जो बात की जाती है, मैं यहाँ किसी को ना तो गुड कॉप कह रहा हूँ ना किसी को बैड कॉप कह रहा हूँ। वो क्यों की जाती? व्यवस्था में दोनों की जरूरत है। राहुल गांधी अगर हमलावर नहीं होंगे, राहुल गांधी अगर एग्रेसिव नहीं होंगे, तो कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस को कोई बचा ही नहीं सकता। कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। उस स्तर पे प्रियंका की राजनीति का वो असर नहीं हो सकता जो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स का है। लेकिन समाज का एक दूसरा तबका भी है जिसको ये सारी बातें उतनी पसंद नहीं आती। उन कंसर्न्स को प्रियंका अपनी तरीके से हैंडल करती है, उसका एड्रेस करती है। तो दोनों का एक साथ होना, हमारे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश, आप शंकर को देखिए क्या है, छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा। वो अचानक जो है वो कमंडल लेके वो फिर डांस करने लगते हैं, फिर सृष्टि के ऊपर हाहाकार मच जाता है। विष्णु जो है वो अपने उसमें बैठे रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो दोनों का ही रोल है, विध्वंसक का भी रोल होता है और जो क्रिएटर उसका भी रोल होता है। तो जिस संस्कृति में ब्रह्मा विष्णु महेश हो, त्रिमूर्ति हो, और जहां क्रोध भी है, जहां विनम्रता भी है, वो ठीक है। राम के पूरे चरित्र में अगर आप देखिए तो बड़ा उदात्त चरित्र है, विनयशील चरित्र है, उनमें उदारता दिखाई पड़ती है। लेकिन राम को भी एक समय गुस्सा आना, क्रोधित होना पड़ा था जब वो समुद्र से गुजारिश कर रहे थे कि भाई हमें अपनी सेना को उधर लेके जाना है और रास्ता दीजिए। तो समुद्र उनको रास्ता नहीं दे रहा था और समुद्र लगातार अपना विकराल रूप दिखा रहा था। तब भगवान राम जो है वो क्रोधित होते हैं और धनुष बाण उठा लेते हैं। तो अचानक आपने देखा कि समुद्र फिर जो है वो विनीत हो जाता है। तो मेरा ये कहने का अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आदमी को हमेशा क्रोधित रहना चाहिए, लेकिन क्रोध का भी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होता है। एंगर हैज एन स्ट्रेटेजिक डायमेंशन। अगर आप अपने क्रोध को स्ट्रेटेजिक तरीके से यूज करना जानते हैं तो आप बहुत सफल पॉलिटिशियन हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसको बहुत अच्छी तरीके से जवाहरलाल नेहरू यूज करते थे। जवाहरलाल नेहरू जो आम लोगों के बीच में बहुत ही सौम्य दिखाई पड़ते हैं, बड़े बुद्धिजीवी दिखाई पड़ते हैं, कभी कभी वो अपनी कैबिनेट मीटिंग के अंदर फट पड़ते थे, और जब वो फट पड़ते थे तो उसके बाद सब चुप हो जाते थे। तो एंगर का भी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, इसलिए राहुल गांधी का जो एंगर है, जो एग्रेशन है, वो स्ट्रेटेजिकली आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन एंगर बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं है। तो प्रियंका गांधी के लिए की जगह वो है कि जब राहुल का गुस्सा एक सीमा के बाद बढ़ने लगे, तब वो अपनी उपस्थिति से उनको शांत करने की कोशिश करें, उस गुस्से को हैंडल करने की कोशिश करें। और इस लिहाज से मैं कहता हूं कि प्रियंका राहुल का जो ये कॉम्बिनेशन है या जो जोड़ी है, वो अपने आप में बहुत ही शानदार जोड़ी उस लिहाज से है। राजनीति में देखिए हार जीत लगी रहती है। अटल बिहारी वाजपेयी कितने चुनाव हारे किसी को मालूम है? लाल कृष्ण आडवाणी कितने चुनाव हारे 1952 से लेकर 1989 तक तो हर चुनाव हारे। 77 को छोड़ दिए, वो भी तब तो जनसंघ तो थी नहीं, तब जनता पार्टी थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है कि राहुल गांधी इतने चुनाव हार गए। जब जो चुनाव को जो लोकतंत्र को चुनाव के माध्यम से डिफाइन करने की कोशिश करता है, वो इस तरीके की गलतियां करते हैं। लोकतंत्र से चुनाव लड़ने का काम नहीं है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि विपक्ष की आवाज कितनी मजबूत है और माइनॉरिटी वॉइसेस को लेकर सत्ता पक्ष कितनी सजग और अलर्ट है। बहुत बेहतरीन उदाहरण से आपने बताया कि कैसे एक दूसरे के पूरक हैं। आपने चूंकि प्रतीकों की बात की राम की, तो मुझे भी कुछ याद आ गया, तो मैं जोड़ना चाहूंगी कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो विषहीन दंतहीन विनीत सरल है। तो शायद उसको राहुल गांधी कुछ पूरा कर रहे हैं, वो भी जरूरी होता है, और प्रियंका गांधी तो उनका सहयोग कर ही रही है। हम
यहाँ केवल राहुल गांधी की खूबियां गिनाने के लिए नहीं आए हैं, ये जानना जरूरी है अब यहाँ से उनका रास्ता आगे कहाँ जा रहा है, क्या कमजोरियां हैं जो उनको छोड़नी है। कई लोग कहते हैं कि वो बड़े सीधे हैं, बड़े भोले हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनमें वो चतुरता नहीं है। जिस तरीके से दो नंबर 1 और नंबर 2 है, जो ये अक्सर उसे गुजरात लॉबी कहा जाता है या जो भी कहा जाता है, उनके तरह की चतुराई उनके पास नहीं है। ये मोहब्बत की बात करते हैं, ये ऐसी बातें करती है जो राजनीति में चलती नहीं। आप क्या देख रहे हैं यहाँ से अब राहुल गांधी का आगे रास्ता क्या है और कौन सी कमजोरियां हैं जो जिन पर उन्हें काम करना चाहिए? देखिए अंशु जी, मेरे मन में कभी भी इस बात को लेकर कोई गिल्ट नहीं है कि मैं राहुल गांधी की तारीफ कर रहा हूं। मैं अगर नरेंद्र मोदी की सुबह से शाम तक अगर पूजा अर्चना हो रही है, उनको विष्णु भगवान बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा मुझे मालूम नहीं। और देश के उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए लोग इस तरीके से करते हैं, जो भगवान का अवतार बताते हैं। जिसका जितना ड्यू है उसको उतना ड्यू मिलना चाहिए। अगर वो ठीक काम कर रहे हैं तो उनकी तारीफ होनी चाहिए, अगर वो गलत काम करे तो उसकी आलोचना होनी चाहिए। तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहां से जो आगे ले जाने का काम है वो एक मुश्किल काम है, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि वेल बिगन इज हाफ डन। आप 2024 में जितना नुकसान बीजेपी को हुआ है, उसके बाद से बीजेपी के लिए स्थितियां बेहतर नहीं हुई हैं, प्रतिकूल हुई हैं। अब फिर आप कहेंगे कि चुनाव जीता, हाँ चुनाव जीता उन्होंने, तो उसके लिए बहुत सारे बट, परंतु लेकिन एसआईआर आप अगर नहीं करवाए तो क्या तब भी चुनाव जीतते? बंगाल के अंदर अगर आपने इतने बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों को नहीं भेजा तो क्या तब भी आप चुनाव जीतते? क्या जो वोटर लिस्ट घटाने बढ़ाने का काम किया जा रहा है, क्या उससे आप चुनाव जीतते हैं? तो इलेक्टोरल मैनेजमेंट छोड़ दीजिए। मैं इलेक्टोरल मैनेजमेंट पे ज्यादा नहीं बोलता क्योंकि मेरे पास उतनी सूचनाएं नहीं है, लेकिन जो सामने दिखाई पड़ता है उसके आधार पर बात की जा सकती। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी 2024 से बेहतर स्थिति में नहीं है, बल्कि बदतर स्थिति में। और खासतौर पर इस जंतर मंतर के आंदोलन के बाद तो स्थितियां बहुत खराब हुई हैं। विपक्ष को दो चीज समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात समझना पड़ेगा कि विपक्ष के पास राहुल गांधी के अलावा दूसरा कोई नेता नहीं है और अब उनके नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह कि विपक्ष को यह भी समझना चाहिए, खासतौर पर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कि अगर अब वो एकजुट नहीं होंगी तो 2029 तक लगभग सारी क्षेत्रीय पार्टियों को या तो खत्म कर दिया जाएगा या उनके नेता जेल में होंगे। अगर ममता बनर्जी की पार्टी के उदाहरण से अगर नहीं सीखते ये लोग, या उद्धव ठाकरे की पार्टी के उदाहरण से नहीं सीखते, शरद पवार की पार्टी के उदाहरण से नहीं सीखते, तो फिर भगवान ही इनको बचा सकता है। तो अब वक्त है जब आप एकजुट हो जाइए और इस किलर इंस्टिंक्ट के साथ जुट होइए कि कुछ भी हो जाए हम अलग नहीं होंगे। हमारी एक बोली होगी, हम एक भाषा में बात करेंगे और आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तब दिल्ली दूर रही है 2029 में। लेकिन अगर आपस में लड़ते रहेंगे, अगर आप वो ये सोचेंगे कि बीजेपी के चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे तो बचे रहेंगे, वो संभव ही नहीं। नवीन पटनायक का उदाहरण लोगों ने देख लिया, चिराग पासवान की रामविलास पासवान की पार्टी का क्या हुआ सबने देखा। बीजेपी कौन सी पॉलिटिक्स करती है? रामविलास पासवान का पहले इस्तेमाल किया, उसके बाद रामविलास पासवान की जब डेथ हुई तो उसके बाद उनके बेटे को किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया। रामविलास पासवान के बंगले को खाली करा दिया गया, सामान सड़क पर फेंकवा दिया गया। और चूंकि चाचा के पास ज्यादा सांसद थे तो उनको कैबिनेट में ले दिया गया। जब उनकी औकात खत्म हो गई तो उनको फेंक दिया गया और चिराग पासवान को गले लगा दिया गया। तो सबको ये बात आप देखिए, लोकदल का क्या हुआ? देवीलाल की इतनी बड़ी पार्टी होती तो आज कहाँ है कोई पूछने वाला? और उन्होंने तो पूरी जिंदगी बीजेपी के साथ गठबंधन किया। तो ये समझना चाहिए कि बीजेपी के सामने नतमस्तक होने से फायदा है। मरना दोनों स्थितियों में, आप लड़के मरिए या फिर आप सरेंडर करके मरिए। अगर आप लड़ेंगे तो संभावना है आप जीत सकते हैं, सरेंडर करेंगे तो मृत्यु निश्चित है। इसलिए विपक्ष के सामने दो ही रास्ते हैं, एक राहुल गांधी के लीडरशिप को एक्सेप्ट करना चाहिए कम वक्त में, और दूसरा सारे गिले शिकवे भुला के एकजुटता के साथ एक गठबंधन बनाना चाहिए और उसके बाद फिर आप लड़ाई लड़ना चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसके अलावा कोई विकल्प और दिखता भी नहीं है। यही करेंगे तो बचे रह सकते हैं, नहीं तो सिर्फ लगता है कि कांग्रेस ही है जो अपने आप को टूटने से बचा पाई। एक अंतिम प्रश्न यहाँ पर आपसे संक्षेप में जवाब चाहूंगी कि जिस तरह आज बात हो रही है, जो मोदी ब्रांड है गुब्बारा पूरा फट चुका है, हवा निकल चुकी है, देश ने अस्वीकार कर दिया, ये जैसे तैसे अपने दिन काट रहे हैं। पहले एक चर्चा होती थी कि भाई हमारे पास सामने कोई मजबूत विकल्प नहीं है, मोदी नहीं तो कौन, ये बड़ी चर्चा चलाई जाती थी या होती थी, जो भी है। लेकिन आज अभी कुछ ऐसे सर्वे आ रहे हैं जो कहते हैं कि आज चुनाव हो जाए तो
हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पे स्वीकार करेंगे। 42% कहते हैं कि मोदी और 58% कहते हैं कि राहुल गांधी। आप इसको क्या नजरिए से देखते हैं कि राहुल गांधी को एक प्रधानमंत्री के तौर पे देश स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहा है, हो गया है, और राहुल गांधी क्या स्वयं इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि कई लोग ऐसे कहते हैं कि वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, पर शायद ये मौका आए तो वो पद लेंगे या नहीं लेंगे। इसका भी आज आप समाधान कर दीजिए। अंतिम सवाल। देखिए, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप देखें 60s के दौर में राजेश खन्ना एक बहुत ही फेयरी टेल कहानी है। एक रोमानियत के तौर पर आते हैं और फिर वो पूरी दुनिया पे छा जाते हैं। लगता है अरे इससे बेहतर कोई एक्टर पैदा ही नहीं हुआ। एक के बाद धड़ाधड़ फिल्में हिट हो जाती। लेकिन 70 के दशक की शुरुआत आते आते वो जो राजेश खन्ना है फ्लॉप होने लगते। तो इसलिए नहीं फ्लॉप होते क्योंकि उनकी फिल्में खराब थी या राजेश खन्ना की एक्टिंग खराब थी। वो इसलिए फ्लॉप होने लगती है क्योंकि सामाजिक परिवेश बदलने लगता है। देश के अंदर महंगाई आने लगती है, बेरोजगारी बढ़ने लगती है, सरकारों से जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं होती हैं। और तब वहां पे एक अमिताभ बच्चन का जन्म होता है, जो एंग्री यंग मैन, जो पूरे सिस्टम को चुनौती देता है और वो उन तमाम दबे कुचले पिछड़े लोगों को वॉइस देता है। जो उनका आक्रोश था, जो गुस्सा था, उनको रिप्रेजेंट करता है। वही कि जिससे कहते हैं ना कि मेरा बाप चोर है, जो उसको अपमानित किया गया है ना, मेरा बाप चोर है जिसको अपमानित किया गया। तो मुझे लगता है कि वो रोमानियत का दौर खत्म हो गया जो 2014 के बाद से शुरू हुआ था। अब समाज के अंदर दिक्कतें हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, अमेरिका से लगातार देश के प्रधानमंत्री को अपमानित किया जा रहा है। हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पे एक तरीके से अलग थलग पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जिस पाकिस्तान का डर दिखा के वोट लिया जाता था, जो पाकिस्तान डिप्लोमेसी के लेवल पे भारत से आगे निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पाकिस्तान वो इस्लामिक नाटो भी बना रहा है। वो सऊदी अरेबिया और टर्की के साथ मिलकर एक इस्लामिक नाटो बनाता है। भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती जिसपे हमारे देश में चर्चा नहीं हो रही। पाकिस्तान अमेरिका का भी दोस्त है, पाकिस्तान चाइना का भी दोस्त है, पाकिस्तान के रूस से भी रिश्ते बेहतर है, वो ईरान के साथ भी खड़ा हुआ है। और वो इस वक्त पूरी दुनिया में जो संकट है उससे निकालने के लिए एक मीडिएटर की भी भूमिका है। हम कहाँ हैं? ये सारी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करती हैं। हमारा रुपया 100 के पार पहुंचने के लिए बेताब हुआ जा रहा है। पेट्रोल के दाम 100 के आसपास है। दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, हमारे यहाँ पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। आप सड़क पर निकलिए तो कैओस है, इस वक्त अराजकता है पूरी तरीके से। कोई रेड लाइट पर रुकना नहीं चाहता। धूल, पोल्यूशन। तो अचानक वो जो ये छात्रों का जो गुस्सा था वो इसलिए निकल के आया क्योंकि वो देख रहा था, महसूस कर रहा था, उसको सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत थी। जैसे वो चिंगारी मिले, ज्वालामुखी बन गया। जब बच्चे रोज देखेंगे कि एसआईआर हो रहा है, गरीबों के साथ किस तरह नाइंसाफी हो रही है, उनसे एक एक कागजात माने जा रहे हैं, चुनाव को की जो क्रेडिबिलिटी थी वो नीचे जा रही है, तो वो तो गुस्सा करेगा। इसलिए वो राजेश खन्ना की रोमानियत का दौर खत्म हो गया है। अब मैं नहीं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी राजेश खन्ना है, वो रोमानियत का दौर खत्म हो गया है। जो जिसे कहते हैं ना कि हनीमून पीरियड उनका खत्म। अब उस गुस्से का सामना करना है। अगर इस गुस्से का अगर वो सामना कर पाएंगे तब तो अमिताभ बच्चन को हैंडल कर पाएंगे। मेरा कहने का मतलब नहीं कि अमिताभ बच्चन राहुल गांधी है, बट राहुल गांधी का जो एंगर है, जो बच्चों का जो गुस्सा है, वो दिखा रहा है कि समाज के अंदर किस तरीके से आक्रोश पनप रहा है। इसलिए यहां से दरअसल नरेंद्र मोदी की राजनीति की असली परीक्षा अब शुरू हो रही है। जब आप संकट के दौर में हो और वहां से अपनी नैया को खे के निकाल के ले जाएं विजयी भाव से, तब असली नेता माना। जब परिस्थितियां आप सब कुछ आपके साथ हो, अनुकूल हो, तब राजनीति करना बहुत आसान होता है। इसलिए मुझे लगता है कि ब्रांड इमेज के तौर पे राहुल गांधी एक स्ट्रॉन्ग एंग्री यंग मैन के रोल में है और नरेंद्र मोदी का ब्रांड इस वक्त अपने डिक्लाइन पे है, बैकफुट पे है, डिफेंसिव है। यहां से लड़ाई दिलचस्प होने वाली। जी, आपने बहुत समग्रता के साथ राहुल गांधी की आज के राजनीतिक परिदृश्य और परिप्रेक्ष्य में उनकी प्रासंगिकता, उनकी चुनौतियां सब समझाने की कोशिश की। जहां आपने बात किया कि एंग्री यंग मैन, लेकिन लगता है मुझे कि वो जिस प्यार से लोगों के साथ मिलते हैं वो एक विश्वास पैदा करते हैं, और जहां नरेंद्र मोदी के साथ वही विश्वास का संकट है कि वो आम लोगों से कभी उस तरह का जुड़ाव स्थापित नहीं कर पाए।
तो इसी के साथ इस चर्चा को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। दोस्तों, आपको चर्चा कैसे लगी प्लीज कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।